सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ईद ख़त्म हो चुकी है, सूरत हाल मईशत की कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है और जो ईद का एक तोहफ़ा था वो ये था कि IMF से स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ और मईशत को उससे कितना इस्तेहकाम मिलेगा। ना सिर्फ ये, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, बल्कि जो सियासी मंजरनामा है वो अब क्या होने जा रहा है, जो इंतखाब की तैयारियाँ होंगी, इंतखाबात की, वो किस तरीके से होंगी तमाम सियासी जमातों की, उस तमाम तर सूरत हाल पे हम ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि मेल मुलाकातों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कोर्ट की खबर से। और कोर्ट की खबर में जो आज हमारे पास खबर कुछ यूँ है कि हुकूमत के लिए यानी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा फ़ैसला है जिसके आने की बाज़गश्त है। कौन कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो कि ना सिर्फ हुकूमत के हवाले से वो महफूज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट किस किस फ़ैसले में हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना सकती है। एक तरफ तो ये मामला है, फिर ज़ाहिर नवाज़ शरीफ के आने के हवाले से भी चीज़ें किस तरह से क्लियर होंगी, क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान वसीम से, जो कि हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, और हम उनसे पूछते हैं। तो इमरान, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कौन कौन से केसेस हैं जिनके फ़ैसले भी महफूज हुए हुए हैं, और कौन कौन से ऐसे फ़ैसले आ सकते हैं जो हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में अगर हम मुकदमात की बात करें, वैसे तो समर वेकेशन का आगाज़ हो चुका है, लेकिन 5 ऐसे केसेस हैं जो कि हुकूमत से मुतल्लिक़ हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का, ना तो उस फैसले पर अमल दरामद हो सका, ना ही इलेक्शन कमीशन को फंड फराहम किया जा सके, और ना ही इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई जा सके। लेकिन इस केस में जो नज़रसानी की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है उसके ऊपर तो फौरी तौर पर कोई फैसला होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक कानून बनाया गया सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के नाम से। उस कानून का जब तक फैसला नहीं होता, इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस केस में, इलेक्शन वाले केस में, तो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जो एक और कानून हुकूमत ने बनाया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से, वो कानून भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। उसमें जुलाई के मिड तक हुकूमत ने खुद जो है वो मोहलत मांग रखी है कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है 2 कवानीन में, इसमें हम दुरुस्तगी करना चाहते हैं। तो 15 जुलाई तक यह भी मामला जो है किसी सिरे लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो फैसले रिजर्व भी हो चुके हैं और लग रहा है कि इनमें फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है और सख्त ऑब्जर्वेशन भी आ सकती हैं। एक तो फैसला जो रिव्यू एक्ट के हवाले से है, जो हुकूमत ने कानून बनाया था आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के हवाले से 2 मुख्तलिफ कानून बनाए थे। पहला कानून अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, आज तक वो स्टे ऑर्डर जारी है। दूसरा फिर कानून अदालत ने अपना पार्लियामेंट ने बनाया था मुतबादल के तौर पे, जिसे सिर्फ आर्टिकल 184(3) तक महदूद रखा था। उस कानून में भी सख्त ऑब्जर्वेशन दी गई थी, लेकिन उस कानून में जो फैसला है वो अदालत महफूज कर चुकी है। तो उसमें इम्कान है कि अगर फैसला आया तो उसमें भी ये कानून के ऊपर भी अदालत के ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं, सख्त फैसला आ सकता है, और अदालत जो है इस मामले के ऊपर हुकूमत के खिलाफ भी कुछ ऑब्जर्वेशन दे सकती है। लेकिन इससे बढ़ के जो अहम फैसला है, जो हुकूमत ने एक ऑडियो लीक कमीशन बनाया था, जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स हुई थी, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं वो दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में आए थे। बाकी को और दरख्वास्त गुजार भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे। उसमें भी अदालत ने, क्योंकि एतराज़ हुकूमत ने उठाया था कि ये बंदयाल साहब जो हैं, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, वो इस केस को ना सुने, तो उसमें भी फैसला रिजर्व हो चुका है। 6 जून को आखिरी समाअत हुई थी, अभी बंदयाल साहब ने रिक्यूज करना है नहीं करना, इस मामले के ऊपर फैसला रिजर्व हो चुका है। तो शुनीज़ ज़्यादा यही है, बाज़गस ज़्यादा यही है कि इस केस में हुकूमत के जो दरख्वास्त है, रिटर्न दरख्वास्त थी कि रिक्यूज़ल होनी चाहिए बंदयाल साहब की, उनका डायरेक्टली जो है वो मफादात का टकराव का मामला बनता है। उनके खुशदामन की अपनी ऑडियो मुबैना तौर पे मौजूद है। तो इस केस में ये चीज़ चल रही है, जो बाज़गस चल रही है कि इसमें हुकूमत की दरख्वास्त के खिलाफ जो है वो फैसला आ सकता है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट भी हुई अभी चंद घंटे पहले, जिसमें चेयरमैन PTI की एक दरख्वास्त थी बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो एक
वकील का वहां पे कत्ल हुआ था, उसमें चेयरमैन पीटीआई को नामजद किया गया था। उस केस में भी जो है वो जो दरखास्त थी अर्ली हियरिंग की कि कल इस केस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि आज तक की चेयरमैन पीटीआई की जमानत की अबूरी जमानत मंजूर थी, तो आज 12 बजे उनकी अबूरी जमानत खत्म हो जाएगी। तो कल की दरखास्त उन्होंने दी थी कि 4 जुलाई को यह मुकदमा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के खिलाफ जो अपील है उसको जेर समात लाया जाए। तो इस पर 2 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। अच्छा। इजाजुल एहसन साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं जो कल चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त के ऊपर समात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान वसीम कि हमें बताया कि ये जो केसेस हैं और हुकूमत जो कवानीन लेकर आई जिस पे ज़ाहिर एक पे स्टे ऑर्डर और फिर आगे ये केसेस आ सकते हैं। वैसे तो अभी ज़ाहिर मौसम गर्मा की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एक बाज़गश्त है। देखना होगा आगे आने वाला वक्त जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाता है या हुकूमत के हक़ में जाता है। लेकिन नाज़रीन, जो ईद के बाद से लेकर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अब तक जो तब्दील होने वाला मुल्क का और मुआशी और सियासी मंजरनामा है, अगर हम उस पर नज़र डालें तो ज़ुबान पर बस यही अल्फाज आते हैं कि पहुंची वहीं पर खाक जहां का ख़मीर था। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान 1.5 साल के दौरान बदतरीन मुआशी बहरान की आखिरी सतह पर पहुंच चुका था, इसहाक डार के सारे मुआशी फार्मूले और मैं न मानूं की पॉलिसियां नाकाम हो गई थी, मुल्क दिवालिया होने के करीब था। आखिरकार पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टाफ लेवल का स्टैंड बाय मुआहदा तय पा गया और IMF को राज़ी करने के लिए ना सिर्फ वज़ीर आज़म की जानिब से IMF के आला हुकाम से कई बार राब्ते किए गए, बल्कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बजट में इजाफी टैक्सेस जमा करने के फैसलों के अलावा IMF की तमाम सख्त शराइत भी मान ली गई। अब IMF मुज़ाकरात में जो बिजली की कीमत में इजाफा है वो भी शामिल है और इसी तरीके से जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लीवी है अब भी वो भी ज़्यादा वसूल की जाएगी। इसी के साथ साथ जो शरह सूद है उसमें मज़ीद इजाफा होगा और इसका मजमूई असर आवाम पर ही पड़ेगा और महंगाई की सूरत में पड़ेगा और महंगाई की चक्की में ऑलरेडी आवाम पिस रहे हैं। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि आने वाला दौर हमारा है और नून लीग ही अब पाकिस्तानी मईशत को भंवर से निकालेगी। मगर मियाँ साहब, सवाल ये है कि 1.5 साल से जो मुल्क का वज़ीर आज़म आप ही की जमात से है, आप ही का भाई है और इस दौरानिए का जायज़ा लिया जाए तो मई के महीने के इख्तिताम तक मुल्क महंगाई की 38% की बुलंद सतह पर होगा। तो 2 महीने बाद अब हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, तो हुकूमत ने तो ना करते IMF से वहाँ कर दी, मगर प्रोग्राम की बहाली के बाद अब आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा? क्या वाकई आने वाले दौर में वज़ीर आज़म एक बार फिर नून लीग का ही होगा? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आने वाले इंतखाबात में किसका साथ देगी, वो कहाँ स्टैंड करती है? और एक तरफ नवाज शरीफ तबाहाल मईशत की बेहतरी के दावे कर रहे हैं, वहीं आसिफ अली जरदारी भी ये बोल चुके हैं कि 13 साल उन्होंने जेल में मईशत पर किताबें पढ़ी हैं और मुल्क की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। तो फिर अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्तों में मुल्क का वज़ीर ख़जाना आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ पसंद करेगा, क्योंकि अब दोनों ही अगर मुआशी सूरत हाल की चैम्पियन बता रहे हैं तो वो कौन करता है इसको ठीक। ज़रा बात कर लेते हैं आगे के सियासी मंजरनामे पर क्या सोच रही हैं सियासी जमातें। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से खुरम रोखरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका खुरम साहब आपके वक्त का। और मुझे JUI से ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब आपके वक्त का भी। और आपसे ही मैं गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या होने जा रहा है? JUI किस तरह देख रही है अपना सियासी मुस्तकबिल? क्या ये जो PDM का इत्तेहाद है जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हैं, ये PDM आगे भी बरकरार रहेगी? किस तरीके से इसी की छतरी तले ही इलेक्शन लड़े जाएंगे या कोई और स्ट्रेटेजी होगी आप लोगों की? देखिए, PDM तो एक कामयाब इत्तेहाद था ना। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इसके सरबराह बने तो उसी वक्त से ये सियासी तजियाकार तजिए करते थे कि ये कामयाब इत्तेहाद होगा। तो हम अपोजिशन में थे और फिर हुकूमत में आ गए, तो गोया हमने हुकूमत को जमहूरी प्रोसेस के तरीके से चलता कर दिया, तो वो तो चली गई है। अब आपके इस तजिए से मैं इख्तिलाफ करूंगा एहतराम के साथ। जी जी बिल्कुल पिछले 1.5 माशी बहरान नहीं, पिछले 5 सालों से माशी बहरान है। अगर आप माशी बहरान को बनज़र गायर देखेंगी तो आपको 2000 देखना होगा। अच्छा, 2017 हमारे रिजर्व कितने थे? 2017 के अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या था? 2017 में पास
टैक्स कलेक्शन कितना था, 2017 हमारे पास ज़र मुबादला कितना था, और 2017 में हमारी सनतें किस तरह थी, आपने उसको देखना है। फिर एक वजीर आज़म को कान से पकड़कर बाहर कर दिया जाता है, क्यों? इसलिए कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। मुकदमा तो चोरी का था, बात आई तनख्वाह पर, बेटे से क्यों नहीं ली। यानी ये दुनिया की अदालत की दुनिया में एक बहुत बड़ा मजाक था जब एक वजीर आज़म को खामखा हटा दिया गया, तो सियासी बेचैनी पैदा हो गई। उस वक्त डॉलर क्या था, उस वक्त महंगाई की क्या शरह थी, ये तो देखना होगा। फिर तो ये भी देखना होगा, फिर तो ये भी देखना होगा कि 2013 में महंगाई की शरह क्या थी, उस इलेक्शन से पहले सूरत हाल क्या थी, फिर तो उसके पीछे भी जाना होगा, उस वक्त भी देखना होगा डॉलर का रेट क्या था। ये अदवार, मुख्तलिफ अदवार में महंगाई की शरह मुख्तलिफ रही। लेकिन एक सवाल है आपकी बात से मेरा, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, ये मुझे बता दें कि आपको लगता है वजीर आज़म बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मईशत के साथ, संभाल सकती है मुस्लिम लीग नून? अगर मेरी बात पूरी हो जाए, इसमें आपका भी भला है और कौम का भी भला है। फिर मैं आपकी दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। फिर उसके बाद एक साजिश हो गई, और साजिश ये हो गई है कि एक आदमी को सड़क से पकड़कर वजीर आज़म बनाया जाए और ठप्पे लगाया जाए, और आवाम की जो राय है उसको मीडिया मेड कर दिया जाए। इस के दो किरदार थे, वो सामने आ गए, उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ। हमें जो हुकूमत मिली है, हमें तो जोली के अंदर गिरी हुई हुकूमत मिली है, मांगी तो नहीं थी। लिहाजा इसको और नई हुकूमत को आप जैसा नहीं कह सकती। अच्छा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये साजिश जिसने भी की, ये मेरा भी मुजरिम है, आपका भी कोई मुजरिम है, इस मईशत का असल मुजरिम ही है। अच्छा। उसको बेनकाब करो। क्यों आपने लोगों पर माफिया को मुसल्लत किया? और वो ये मुतालबा आप किससे कर रहे हैं किफायतुल्लाह साहब? आप नहीं समझती, अपनी सादा है। मैं किससे मुतालबा कर रहा हूँ? मेरी मईशत को जिसने तबाह किया, मैं उससे मुतालबा कर रहा हूँ। अब तो हम बिगड़ी हुई मईशत को ठीक करें, तो आप हमारी हौसला अफजाई करो ना। फिर आप हम एक सर, ये बिगड़ी हुई मईशत जब ठीक हो जाएगी तो डेफिनेटली हौसला अफजाई आवाम करेगी अपने वोटों के जरिए, और वो वोट देना बहुत दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है, वो बहुत नजदीक है। देखिए इंतखाबात इस साल होने हैं, आपने मौका देना है, अपने बात सुननी है, आप सुनने का हौसला रखें। सर मेरे पास और भी गेस्ट हैं, मैंने उनको भी मौका देना है। आपकी बात आ गई, गेस्ट के बाद जाए, मुझे इसके बाद मौके ही ना दे, लेकिन आप मेरी बात तो इतनी पूरी सुने कि ऐसा नहीं होगा कि जिसने मईशत को तबाह किया उसको जाने दिया जाए। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और आप लोग उठाएं मुतालबा। आप सियासतदान सर बैठ जाए ना। आप फिर आप कहते हैं ये IMF की बात तो सानवी हैसियत की है। मैं ये कहता हूँ कि ये साजिश किसने बनाई है? ये तो मुल्क के खिलाफ साजिश थी, आवाम के खिलाफ साजिश थी। ठीक है मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मुल्क के खिलाफ साजिश किसने बनाई, बिल्कुल उसका पता चलना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। आपका पॉइंट आया खुर्रम साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या है और किस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं, जो कौन होगा आपका वजीर आजम को उम्मीदवार, ये चीजें तय हो चुकी हैं पार्टी में, मामलात किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? पाकिस्तान हमारा जो मुस्तकबिल है ना जी, वो हम समझते हैं कि बेहतर होगा, क्योंकि मुफ्ती साहब की तमाम बातें वज़नी होंगी, लेकिन एक बात से इख्तिलाफ ये होता है कि अगर कोई ये समझे कि वैक्यूम नहीं था और वोट बैंक नहीं था, एक इन पार्टीज़ के एंटाई एक वोट बैंक नहीं था, अगर कोई ये समझे तो वो गलत समझता है। जो पिछला वोट बैंक एग्जिस्ट करता था और बड़ा वोट बैंक पड़ा एक शख्सियत को, जिसके साथ हम भी खड़े हुए, हमने भी अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट जारी रखी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक भी मौजूद था, वैक्यूम भी मौजूद था, और लोग पाकिस्तान को अपग्रेड करना चाहते थे, लोग पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल में देखना चाहते थे। अब सिचुएशन ये है कि उन्होंने जिस बंदे को मसीहा समझा या जिस रास्ते पर चले, उसका काम था कि वो अपने वोट बैंक को भी सिक्योर करता, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स भी करता, और आज वो एक मेन स्ट्रीमलाइन पार्टी को लेकर एक अच्छे तरीके के साथ एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहा होता। तो उस तमाम वोट बैंक का, उस तमाम सोच का जो हम लेके उसके साथ चले थे, उस तमाम एक मूवमेंट का उस एक शख्स ने नुकसान किया। ना सिर्फ अपना नुकसान तो बहुत सारी दुनिया कर देती है, बल्कि उस तमाम वोट बैंक का भी, उन तमाम उम्मीदों का भी, उन तमाम आपको लगता है कि उससे आपका भी वोट बैंक मुतासिर हुआ होगा खुर्रम साहब? नहीं, हमारा वोट बैंक मुतासिर तो नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं,
मैं समिया उसी की तरफ आऊंगा कि जी, वो जो तमाम वोट बैंक था, इट 9 मई वाज लाइक अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, या आप उसको एक ब्रिंक कहें, कि उस शख्स ने अपनी उस तमाम पार्टी को, हम तो बहुत पहले छोड़ गए, हमें अंदाजा हो गया था कि ये इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, लेकिन 9 मई वाले वाक़े के बाद उसने उन तमाम लोगों को एक खाई के अंदर गिरा दिया या अपनी पार्टी को एक खड्डे के अंदर गिरा दिया। हम ये क्लेम करते हैं कि हम उन तमाम लोगों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, हम ये क्लेम करते हैं अच्छा, कि वो तमाम लोग, देखें, वो तमाम लोग वो हैं जो मर्जी कर लें, उन्होंने नून को वोट नहीं देना, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, उन्होंने मुफ्ती साहब की पार्टी को वोट नहीं देना, वो जो वोट बैंक है। अगर कोई उस वोट बैंक का इनकार करे, उसकी अपनी मर्जी है, इनकार नहीं किया जा सकता। हम ये क्लेम करते हैं कि वो हमारे भाई थे, हमारे दोस्त थे, वी वर फ्रॉम देम, दे आर फ्रॉम अस। तो उस वोट बैंक को मैं ये दावा करता हूं कि हमने अपने उस वोट बैंक को बचाना भी है और हम उसको बचा सकते हैं। और आपको लगता है कि वाकई खुर्रम साहब, सॉरी टू कट यू, आप बचा पाएंगे? जो सिनेरियो बन गया है कि आपको लगता है कि आप एक और पार्टी बना चुके हैं, वो तमाम लोग पीटीआई के, तो वो वोट बैंक जो आपका था वो आप पर उसी तरह से एतमाद करेगा? डेफिनेटली समय, देखे ना आप हम उन्हीं में से उठ के एक तरफ आए हैं ना, और हम वही लोग हैं जो वहाँ पर थे। और हमारे आने की वजह कोई ज़ातियात है नहीं, यानी एक पार्टी को एक शख्स ने डीरेल कर दिया, उसने उनको उसकी डायरेक्शन ही चेंज करके उसका नुकसान अच्छा, एक मिसाल मेरे जहन में, मैं एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ, आप फिर अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। कुछ ऐसा ही हाल एमक्यूएम का भी हुआ था और एमक्यूएम कई हिस्सों में बढ़ गई थी, और उसी तरह से एक उनकी पार्टी आई थी और वो भी आके बैठी, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, और उस पार्टी को आज तक एक वोट नहीं मिल सका था। और उनका मानना ये था कि हम ड्राई क्लीन होकर आए हैं, हम थे तो उस पार्टी में, लेकिन हम उनके साथ नहीं हैं, हमारी अपनी एक पार्टी है, लेकिन उनको आज तक एक वोट भी नहीं मिल सका, लोगों ने उन पर एतमाद ही नहीं किया। नहीं समझिए, एमक्यूएम और पीटीआई के अंदर फ़र्क कीजिए। एमक्यूएम एक ख़ास इलाके की ख़ास तबके की जमात थी। एमक्यूएम कोई एक नेशनल लेवल के ऊपर मूवमेंट नहीं थी। दूसरा, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे तो मुस्तफ़ा कमाल के साथ कोई इतने बड़े नाम नहीं आए थे और वो लोग नहीं आए थे। मुस्तफ़ा कमाल को एमक्यूएम को ये क्रेडिट जाता है कि एमक्यूएम ने अपनी पार्टी को कवर भी रखा और मुख्तलिफ हालात से गुजरने के बाद उन्होंने कंसोलिडेशन के अंदर रहे वो, और अपनी मेन लीडरशिप को बचाई रखा और मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ नहीं जाने दिया। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि राइट मैन एट राइट प्लेस मैटर करता है। टिसोरी साहब आ गए, टिसोरी साहब वॉज द राइट पर्सन एट राइट प्लेस, गवर्नर आए, टिसोरी साहब के करीब एमक्यूएम इकट्ठी हो गई। बंदे बंदे पर भी मुनसर होता है। मैं कोई मुस्तफ़ा कमाल को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ और टिसोरी साहब को अपग्रेड नहीं, बंदे बंदे पे मुनसर होता है। सही। गले साथ लगाकर चलाने वाले पर भी मुनसर होता है, लोगों को साथ जोड़ के चलाना उस पर भी मुनसर होता है। तो हम ये क्लेम करते हैं कि हम जिस तरीके से जा रहे हैं और जिन लोगों पर हमारा फोकस है, जब हम उनको अपने साथ ला के बैठेंगे, हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे दोस्त भाई जो पुराने वो एतमाद करें। अच्छा, ये बता दें बस लास्टली, मुस्लिम लीग नून के साथ हो सकता है आपका इत्तेहाद इलेक्शन के बाद? देखिए समैया, दो फिर अहम तरीन चीज़ हर पार्टी को ये जानना चाहिए कि नेशनल पॉलिसी और रियासत अहम होती है। एज ए पॉलिटिशियन मेरे लिए रियासत, मेरे लिए नेशनल पॉलिसी अहम है। ठीक है। मैं गिले शिकवे या उन चीज़ों से दूर हट के नेशनल पॉलिसी, रियासत, आने वाले दिनों, मुईशत, मुझे पाकिस्तान मुस्तहकम चाहिए। मैं अपना पॉइंट क्लोज करूंगा। मुझे चाइना के साथ ट्रेड चाहिए, मुझे सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचना है, सऊदी एंड ऑल दैट। तो जो भी उस नेशनल लेवल की इस पाकिस्तान की बेहतरी को देख रहा होगा और जो जितना बड़ा काम करेगा उससे उतना काम लिया जाएगा। ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। सही है। अच्छा, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जेयूआई क्या करेगी इलेक्शन में? जो भी आप लोगों का आगे नतीजा होगा, जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या वो इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी? जेयूआई मुस्लिम लीग नून के साथ ही इत्तेहाद बनाएगी या फिर कुछ और सोचेंगे आप? नहीं, हमारे तो कुछ महफूज हल्के हैं ना, तो महफूज हल्कों में तो हमें इत्तेहादी जमातों से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमारी जमात की शनाख्त और साख्त वो तो आपको मालूम है जी, और हमारा और एजेंडा भी वाज़ेह है। जो हमारे महफूज हैं
तो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको लगता है केसी से आपका वोट बैंक सिक्योर होगा? मैं पूरी बात जरा सुन लें। हमने उसकी 3 कैटेगरियाँ बनाई है ना, हमने उसका होमवर्क मुकम्मल किया है। एक को हम कहते हैं ए, दूसरे को हम बी और तीसरे को सी कहते हैं। ए में हमारे वो हल्के हैं जिसके अंदर कोई भी उम्मीदवार हो, वहाँ जमात का वोट बैंक इतना है कि हम जीत जाएंगे और पिछले तमाम इंतखाबात के अंदर हमारी कारगुजारी अच्छी रही। और हमारे वो हल्के हैं जिसके अंदर हम उम्मीदवार पर गौर करना पड़ेगा। अगर उम्मीदवार तकड़ा होगा, अपने साथ कोई वोट ले आएगा तो हमारी सीट निकल आएगी, और अगर उम्मीदवार कमज़ोर होगा तो फिर वो सीट शक में पड़ जाएगी। और सी हम कैटेगरी वो हमारे उन हल्कों के लिए है कि जिसके अंदर हम किसी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, और उसके लिए तो हम तैयार हैं। जो लोग हमारे झंडे और एजेंडे के करीब होंगे तो उन्हीं के साथ जाएंगे। तो जाहिर है हमने पीडीएम के अंदर एक मुश्किल इत्तेहाद गुजारा है, तजर्बा भी साथ हो गया है। तो हमारी पहली तरजीह पीडीएम की जमातें सीट कैटेगरी के अंदर हमारे हल्के से इमदाद हो या ये होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब और खुर्रम रोकरी साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे ज़रा बात करते हैं नवाज शरीफ साहब जो कि दुबई में मौजूद हैं, जद्दा जाएंगे और मरीम नवाज साहब भी उनके साथ होंगी। वहाँ पे क्या मीटिंग्स हैं, सऊदी अरब में क्या मामलात रहेंगे। दुबई से हमारे नुमाइंदे हैं हसन इमरान, हम ज़रा उनसे बात करते हैं। हसन, क्या खबरें हैं? नवाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें कल भी हुई, आज भी हुई, क्या जा रहे हैं सऊदी अरब वो? सुमैया, आज साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ और चीफ और मरियम नवाज जो हैं वो दुबई से जद्दा के लिए उनकी रवानगी का जो है वो इम्कान है। शरीफ फैमिली जो है वो 2 हफ्ते सऊदी अरब में क़याम करेगी। नवाज शरीफ मरियम नवाज चंद दिन में उम्रा भी अदा करेंगे। सऊदी अरब में नवाज शरीफ के मुतअद्दिद खुसूसी मुलाकात शेड्यूल हैं, जिनमें ऑयल कंपनीज और टूरिज्म के हवाले से भी कई मुलाकात जो है वो शेड्यूल की गई हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी ताजर जो सऊदी अरब में मुकीम हैं उनसे भी मियां नवाज शरीफ जो है वो मुलाकात करेंगे। सऊदी ताजर और से भी जो है वो मुलाकातें उनकी शेड्यूल की गई हैं। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए सऊदी अरब और अमारात से सरमायाकारी लाने की तवक्को की जा रही है उनकी मुलाकातों से। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। हमें आगाह कर रहे हैं कि दुबई में मियां साहब उनके यहाँ से जाने के सऊदी अरब इम्कानात हैं। अब वहाँ से सरमायाकारी और अहम मुलाकातों का नतीजा पाकिस्तान की मईशत पे क्या पड़ता है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। कुछ मईशत की सूरत हाल पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आजकल सबके पास एक ही सवाल है कि पाकिस्तान क्या दिवालिया होने से बच गया है, क्या IMF से वाकई डील हो गई है? क्योंकि 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जो IMF पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करेगा, उस पर पाकिस्तान की मईशत को वक्ती तौर पर तो सहारा मिल गया, लेकिन ये स्टैंड बाय मुआहदा क्या होता है? IMF की वेबसाइट के मुताबिक इस मुआहदे से मुराद है कलील मुद्दती मुआहदा, जिसका मकसद किसी मुल्क की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात को पूरी करना है, जिसकी मुद्दत 12 से 24 माह तक हो सकती है, मगर 36 माह से तजावुज़ नहीं कर सकती, जबकि फाइनेंसिंग की रकम 3.5 से 5 साल में लौटाई जा सकती है। और ये इस वक्त में दिया जाता है जब आप पहले से इस्लाहाती प्रोग्राम पर चल रहे होते हैं, लेकिन उसको मुकम्मल करने के लिए मज़ीद मदद चाहिए हो। बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान और IMF के दरमियान भी कलील मुद्दत के इस मुआहदा का जो है वो तय पाया, जिसके तहत पाकिस्तान को $3 अरब की रकम मिलेगी। कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद IMF पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त जारी करेगा। और IMF ने अभी पहली किस्त जारी नहीं की, लेकिन इस मुआहदे के समरात नजर आना अभी से शुरू हो गए हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हुई। कारोबार का जो हमने देखा पॉइंट्स जो इजाफा हुआ वो 2231 के इजाफे के साथ आगाज़ हुआ। 100 इंडेक्स 43,000 की सतह को अबूर कर गया और इंडेक्स 2068 पॉइंट्स इजाफे से 43,683 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में भी 5 रुपये की कमी देखी गई, जिसके बाद ओपन मार्केट में $1 285 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा इस मुआहदे की बदौलत कुछ नई राहें भी हमवार होने का इम्कान है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से भी लगभग $3 अरब का इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोग्राम और चीन की तरफ से ज़र मुबादला को सपोर्ट करने और पाकिस्तान के कई शोबों में
$2 अरब के फौरी पैकेज की मंजूरी भी अब मुमकिन हो पाएगी, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे और इसके साथ साथ डॉलर की मार्केट की कीमत में कमी से महंगाई जो है उसमें भी कुछ हद तक कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये मुआहिदा आर्जी है, सिर्फ 9 माह के लिए है। इससे आर्जी रिलीफ ही हासिल होगा। मुस्तकिल हल के लिए पाकिस्तान को खुद अपने पाँव पर खड़ा होना होगा और IMF के चुंगल से निकलना होगा, वरना 9 माह बाद फिर से IMF की कड़ी शराइत पूरी करने के लिए आवाम पर मज़ीद बोझ डाला जाएगा और इस पर मज़ीद कर्ज़ों का भी इजाफा होगा और साथ ही साथ जो टैक्सेस का बोझ आवाम पर वो तो है ही और उससे तो मज़ीद आवाम पिसेगी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें माहिर मुआशियात फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक साहब, आप किस तरह से देखते हैं स्टैंड बाय मुआहदे को? कितना हमें सहारा मिल जाएगा हमारी मईशत को इससे? देखिए, 3-4 हकायक आपके सामने रख देता हूँ। पहली हकीकत तो ये है कि जो 9th रिव्यू था, जो IMF का पैकेज हमने एग्रीमेंट साइन किया था 2019 में, उसमें हम फेल हो गए, ये हकीकत। दूसरी हकीकत ये है कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है उसके नतीजे में डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया है। ये बहुत बड़ी बात। डिफ़ॉल्ट और गैर यकीनी की फज़ा थी। कहा जा रहा था कि डिफ़ॉल्ट जो है वो बस कुछ ही महीने दूर रह गया है। तो अब महसूस कर रहा हूँ कि 9 महीने के लिए तो एटलीस्ट डिफ़ॉल्ट का जो खतरा है वो टल गया है। अब ये एक लाइफ लाइन है, इसको आप समझ लीजिए कि ब्रीदिंग स्पेस है, सांस लेने की जगह मिल गई है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इसमें नुकसान जो हमने उठाया है वो आप अंदाज़ा कीजिए कि नवंबर के महीने से मुज़ाकरात हमने शुरू किए थे और सियासी एतबार से हम उस IMF के 9th रिव्यू का हिस्सा नहीं बन पाए। उसका बहुत बड़ा एक माशी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को उठाना पड़ा है। मैं समझता हूँ जिसमें एक्सपोर्ट में कमी आई है, रेमिटेंसेस में कमी आई, करेंसी की वैल्यू गिरी, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कमी आई। तो लगभग 8 से 10 अरब डॉलर का हमने नुकसान, माशी नुकसान किया है। यही मुआहदा अगर हम नवंबर में कर लेते बजाय इसके कि वो जुलाई तक उसके ऊपर मुज़ाकरात करते रहते, तो आप समझिए कि 100 जूते भी और 100 प्याज। तो जब ये 100 जूते और 100 प्याज वाला मामला हो गया और हमें बैरूनी अदायगियाँ भी करनी है, तो फिर हम ये करेंगे कैसे? हमारे पास प्लानिंग किस तरह होगी? ये हुकूमत जो सांस लेने की पोजीशन में तो आ गई है, लेकिन बाकी मामलात किस तरह से चलाएगी? ये 3 अरब डॉलर की का मुआहदा है IMF के साथ, 9 महीने का, और अगले 12 महीने की अदायगियाँ जो हैं वो लगभग 23 अरब डॉलर की हैं। जी हाँ। लेकिन जब आप IMF का हिस्सा बन जाते हैं, जब हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर उसके साथ वर्ल्ड बैंक के दरवाजे खुल जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन्स और प्रोजेक्ट लोन्स और प्रोग्राम लोन्स आने लगते हैं, और फिर वो चंद ममालिक जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, वहाँ से हम तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो जो 23 अरब डॉलर की अदायगियाँ हैं उनका जो गैप है वो पूरा हो जाएगा। जब तक हम IMF का हिस्सा हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि डिफ़ॉल्ट जो है उस खतरे से पाकिस्तान दूर हो जाए, और जो अदायगियाँ करनी हैं वो या तो वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से या दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज से जो हम तवक्को रखे हैं, चाहे वो प्रोग्राम लोन्स हों या वो प्रोजेक्ट लोन्स हों, वो आते हैं। तो 9 महीने की बात है। इस 9 महीने के अंदर 3 हुकूमतें लगता है कि आएंगी। एक करंट हुकूमत है, फिर इलेक्शन के दौरान फिर एक अबूरी हुकूमत आएगी, फिर अबूरी के बाद इलेक्शन के बाद एक और हुकूमत आएगी। तो 3 हुकूमतों के थ्रू ये पैकेज गुजरना है, और इसमें वाज़ेह पैगाम जो दिया गया है स्टेट बैंकों की, उसने मुदाखलत नहीं करनी है फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में। जो वाज़ेह पैगाम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया गया है कि खसारे मजीद नहीं बढ़ाने हैं, और नॉन टारगेटेड सब्सिडी, जिसका मतलब यह है कि बिजली की कीमत बढ़ेगी, जिसका मतलब यह है कि 5 लीटर वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर मजीद टैक्स लगेगा। तो ये 9 माह में ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप आसान अल्फाज में बताइए कि बिजली और गैस ये कितने मज़ीद टैक्सेस का इसमें इजाफा होगा और उनकी कीमतों में इस 9 माह के दौरान कितना इजाफा हो सकता है, अगर मुमकिन बात करें कुछ? देखिए, अभी तक जिस मुआहदे पे साइन हुए हैं या एग्रीमेंट हो रहा है स्टाफ लेवल के ऊपर, उसमें कोई 8.25 रुपये फी यूनिट बिजली का रेट बढ़ाने के लिए मुआहदा किया गया है।
जो पेट्रोलियम लेवी है वो 55 रुपए फी लीटर पे जा रहा है। शरह सूद ऑलरेडी 5% है, हम पहले ही बढ़ा चुके हैं और मजीद बढ़ेगी, ओनली टाइम विल टेल। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज में जो इम्पोर्ट्स की मामला है उसको मुकम्मल तौर पे खोलना होगा, उसमें स्टेट बैंक की जो है वो मुदाखलत नहीं होगी। जो महंगाई की शरह अभी सामने आई है उसमें एक्चुअली शरह में कमी वाक़या हुई है, यानी कि जिस रफ्तार से महंगाई का घोड़ा दौड़ रहा था, अगर वो 40% महंगाई थी अब वो आ गई है कहीं 30% से थोड़ी सी नीचे। तो महंगाई अभी भी है लेकिन महंगाई की शरह कम हो गई। और आपको क्या लगता है कि इस 9 माह के बाद फिर क्या होगा? फिर मईशत को किस तरीके से लेकर चलना होगा जो भी हुकूमत बनती है? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म ने अभी कुछ देर पहले ये बात कही कि हमारी तो ये कोशिश है कि आखिरी बार हो IMF के पास जाना। क्या आपको एक सियासी बयान लगता है? क्या आपको ये प्रैक्टिकल लगता है? क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि हम IMF के बगैर अपनी मईशत को चला सकें। देखिए, ख्वाहिश और हकीकत के दरमियान में एक फ़र्क होता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 23 अरब डॉलर की अदायगियां हैं अगले 12 महीने की जी, और अगर अगले 36 महीने की अदायगियां देखी जाएं तो वो लगभग 75 अरब डॉलर की बन रही। तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद हमें एक और नया एग्रीमेंट करना होगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वाला, जो पहले वाले से ज़्यादा बड़ा होगा, और जाहिर बात है कि उसमें जो शराइत हैं वो मज़ीद सख्त होंगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर 23 प्रोग्राम हम कर चुके हैं उसके नतीजे में हमारी मईशत जो है वो सीधी नहीं हुई, तो अभी स्टैंड बाय के नतीजे में जो है वो मईशत कोई सीधी सिमत में निकल जाएगी। यानी कि इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम डॉलर रेट को आप कहाँ देखते हैं इस स्टैंड बाय मुआहदे की किस्त आने के बाद? और जो सरमायाकार हैं, बैरूनी सरमायाकार हैं, उनका आपको लगता है कि एतमाद बहाल होगा मार्केट में? देखिए, जो गैर यकीनी की फज़ा थी एटलीस्ट अगले 9 महीने के लिए वो दूर हो गई है। जो सरमायाकार हैं, आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो वहाँ पे मस्बत एक एंगल ज़रूर नज़र आ रहा है सरमायाकारों के हवाले से। जहाँ तक बैरूनी सरमायाकारों का ताल्लुक है, अगर वो किसी प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान आते हैं तो वो 9 महीने का अरसा नहीं देख रहे होते, वो अगले 3, 4, 5 साल का अरसा देख रहे होते हैं। तो वो उसमें ये स्टैंड बाय का एग्रीमेंट जो है ये कोई इतना बड़ा मेजर रोल प्ले नहीं करेगा। डॉलर जो है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर डॉलर कमज़ोर हो रहा है, आज भी हमने देखा कमज़ोर हुआ है, शायद मजीद कमज़ोर होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का इशू है। फिर जब इम्पोर्ट्स खोली जाएंगी तो दोबारा से डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा, और मीडियम से लॉन्ग टर्म जो हम कहते हैं उसमें रुपया मजीद कमज़ोर हो। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म अगर हम डॉलर में देख भी रहे हैं कि थोड़ा नीचे आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म ही है, आगे ये मज़ीद बढ़ सकता है और रुपया कमज़ोर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक सलीम, सो मच फॉर योर टाइम। और डेफिनेटली आवाम का जो फोकस होता है वो ये होता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी। एक तो ये स्टैंड बाय मुआहदे पर आवाम क्या कहते हैं, और दूसरा जो मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, ये कह रहे हैं कि वो मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे जब वो इक़्तिदार में आएंगे। तो इन दोनों बातों पर आवाम का रद्द-ए-अमल आपको दिखाते हैं या कोई भी मामला है, लेकिन मजदूर का जोड़ा वे ना वह चूल्हा बलना चाहिए यार। उम्मीद तो यही है कि ना कोई थोड़ी सिमत मतलब कि चेंज होनी चाहिए, कोई निज़ाम चेंज होना चाहिए। गरीब वास्ते तो कोई भी नहीं असैम्बलियां दे आवाज़ चुकता इकट्ठे होंगे। बिलों पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। जो पुअर है वो तो बेचारे मर रहे हैं, जो थोड़े से स्टैंडर्ड थे, जिनके पास थोड़ा सा कुछ था, वो लो क्लास होते जा रहे हैं, और लो क्लास मिडिल क्लास से भी नीचे चले गए हैं। जिनके पास गाड़ियाँ थी वो बाइकों पर है, जिनके पास बाइकें थी वो पैदल हो गए हैं। डेफिनेटली महंगी होगी, इन्होंने शराइत कोई माननी है तो फिर ही पैसे मिले हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं, उनकी कोई डिमांड होगी, मांगी तो होगी। चलो अल्लाह इन्हां दा भला करे, इन्हां दे पेट वड्डे होन, इस तरह ही खाते रहते आवाम को पिसते रहे। जो मुआहिदा IMF के साथ हुआ, इससे आवाम को ही नुकसान पहुँच रहा है। पहले भी महंगाई की वजह से आवाम पिछ रही थी, अब मज़ीद पिसेगी इससे। हमेशा कर्जा लेते हैं वो, फिर आवाम पे टैक्स लगा देते हैं। जैसे कि अभी वो कह रहे हैं कि कारोबारी रेट, इंडस्ट्री रेट पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आवाम के पैसों से ये टैक्स बढ़ रहा है। तो ये मुआहिदे जितने भी हैं ये आवाम के ख़िलाफ़ हैं, आवाम के हक़ में तो नहीं है। मज़ीद और महंगाई आएगा, मतलब ये अपने इक़्तिदार के लिए जो कुछ भी कर रहा है इसे कुछ नहीं होगा। आवाम जो है वो अपना फैसला खुद करे।
जिस किस्म की शराइत हैं वो ये, क्योंकि कर्ज़ तो वापस नहीं कर रहे, जितने पैसे लोग रखते हैं डेवलपमेंट के लिए या नॉन डेवलपमेंट के लिए, उससे जो है ना ये बस अपनी अयाशियाँ और चीज़ें जो है ना वो पूरी करते हैं और खा जाते हैं। ये जो अभी IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है ना, ये $3 अरब इन लोगों को मिलेंगे ना, तो ये $3 अरब क्या पाकिस्तान का जो कर्ज है ये महंगाई कम करेगा? जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से सुनता हुआ आ रहे हैं और आज भी यही सुन रहे हैं, लेकिन मुल्क का हाल नहीं बदला। जो कर्जों पे हम महंगाई आज पिछली सबका गवर्नमेंट की तरफ से हम महंगाई की तरफ से पूछ रहे हैं, तो आवाम को तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, मायूसी से नज़र आती है कि अगर ये मुआहिदा हो भी रहा है तो उनको इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि उन पर टैक्सेस का बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर चीज़ महंगी हो रही है। अगर हम बात करें मुर्गी के गोश्त की तो वो इतना महंगा हो चुका है कि अब हालांकि अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, लोग गोश्त ही खा रहे होते हैं, उसके बावजूद मुर्गी का गोश्त जो कि फ़िलहाल इतना नहीं इस्तेमाल हो रहा होता, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बढ़ गई है। हमने देखा था कि ईद से पहले ही मुर्गी 600 रुपये किलो मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो 800 रुपये किलो से भी ऊपर मुर्गी का गोश्त पहुँच चुका है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद हमारे साथ हैं। कफ़ील, क्या वजूहात है, मुर्गी का गोश्त क्यों इतना महंगा हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर जो है वो चिकन के गोश्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर जो है वो देखा जा रहा है। वैसे तो हर चीज़ की कीमत दुगनी से दुगनी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, अशिया खुर्दनोश हो या इस्तेमाल की अशिया, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बादराबाद से इस वक्त रिपोर्ट का चिकन का गोश्त है हड्डी वाला गोश्त 800 रुपये पर केजी के हिसाब से, और जो बोनलेस है वो है 1200 रुपये के हिसाब से। असल में एक तो गर्मी है, आपको पता ही है, और दूसरा रेट इनके बहुत हाई है। हालांकि गर्मी में रेट कम होने चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में 1500 तक जाना ये बहुत बड़ी एक मसले की बात है, और इसको हुकूमत को चाहिए कि कम से कम रेट पे करें, क्योंकि गर्मी में चिकन आपको खुद पता है कि बहुत कम रेट पे बिकता है। सप्लाई हमारा तो किचन होटल बंदी है, हमें खोलना पड़ रहा है, तो आवाम भी पिस रही है इसमें। तो क्या रेट दे रहे हैं आज 800 750 रुपये किलो है, और बोनलेस 1200 रुपये। ठीक है कफ़ील, बहुत शुक्रिया। मुर्गी का गोश्त महंगा हो रहा है, लेकिन कोई ख़ास वजह समझ नहीं आती है इसके महंगे होने की। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई, जिससे अरबों मुसलमानों के दिल को शदीद तकलीफ़ पहुँची, और हर मुसलमान इस पर शदीद गम और गुस्से का शिकार है। उस पर स्वीडन हुकूमत का एक मौक़िफ़ भी सामने आया है। वो ये कहते हैं कि वाक़या इनफरादी है, और इनफरादी कहकर उन्होंने इस पर अपनी जान छुड़ा ली है, और पोस्ट की गई एक सोशल मीडिया पर, और अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा है कि स्वीडिश हुकूमत इस्लामोफोबिया पर मबनी इस अमल को सख्ती से मुस्तरद करती है, और वो ये भी कहती है कि वाक़या स्वीडन की हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो वाज़े नहीं करता। इस पर स्वीडन में जो है उस पर पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान ने भी इस पर शदीद मज़म्मत की है, लेकिन ये वाक़यात रुकते नहीं हैं। क्या वजह है, इस्लामोफोबिया हो या इस तरह के वाक़यात हों, ये क्यों नहीं थमते, और इसको हम किस तरह रोक सकते हैं? खुद मुसलमान इसके लिए क्या करें, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मज़हबी स्कॉलर हैं मुफ्ती उमैर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती उमैर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उमैर साहब, आपके ख्याल में क्या किया जा सकता है? ये इस तरह के वाक़यात जो दुनिया भर में होते हैं, कुरान पाक की बेहुरमती हो या फिर इस तरह से नामूस रिसालत के वाले मामलात पर पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान किस तरीके से रोक सकते हैं, रोकथाम कैसे हो सकती है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ स्वीडन में जिस तरह से कुरान बर्निंग का नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक ये वाक़या हुआ, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो कुरान मजीद को जलाने का स्वीडन में हुआ है, बल्कि साल में तकरीबन 3 से 4 मरतबा ये वाक़यात सिर्फ स्वीडन के अंदर ही रूनुमा हो चुके हैं। और ब्लास्फेमी के जो केसेस पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के तनाजुर में बढ़ रहे हैं, मुसलमानों में पॉपुलेशन माशाल्लाह ज़्यादा है, कन्वर्जन बहुत तेज़ी से यूरोप के ममालिक में ख़ास तौर पर हो रही है, लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, दीन इस्लाम के अमन और मोहब्बत के पैगाम से मुतासिर हो रहे हैं। और फिर जिस तरह से तमाम तर इंसानियत को ये मालूम हो रहा है कि उनकी निजात सिर्फ अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन शफात में पनाह लेने में है, तो हो ये रहा है कि इस तनाजुर में दुनिया को इस्लामोफोबिया के पेश नज़र रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो दीन के करीब ना जाएं। आप देखिए कि चार्ली हेब्डो ने फ्रांस में किस तरह से पहले तौहीन का एक नाउज़ुबिल्लाह सिलसिला शुरू किया, बतदरीज ये बढ़ते बढ़ते अब स्वीडन में भी ये सिलसिला हो रहा है। फ्रांस में हाल ही में जो तौहीन की गई, उस गुस्ताख को स्टेट फ्यूनरल दिया गया, और नाउज़ुबिल्लाह फ्रांस बाकायदा उन गुस्ताखाना खाकों को हुकूमती सरकारी बिल्डिंग्स पर प्रोजेक्ट किया गया।
तो मैं ये समझता हूँ कि बिलखुसूस पाकिस्तान को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को स्टेट लेवल पर, सफारती सतह पर इस पे बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, सख्ती के साथ इनसे निमटना चाहिए, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मस्जिद के बाहर नमाज ईद के बाद जलाना, फुटबॉल की तरह नाउज़ुबिल्लाह उसकी तौहीन करना, और यानी वो अल्फाज अदा नहीं किए जा सकते जो तौहीन इस दफ़ा सिडनी के अंदर हुई, स्वीडन के अंदर हुई। तो मैं ये समझता हूँ उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुसलमानों में वहन पैदा हो गया है, यानी दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की नापसंदीदगी। जब हम अपने दीन से खुद इतना दूर हो जाएंगे, दीन को खुद वैल्यू नहीं देंगे, खुद कुरान मजीद का तर्जमा हमें पढ़ना नहीं आता, तो नतीजतन दुश्मन के अंदर फिर ये हिम्मत पैदा होती है कि फिर वो हमारी किताब की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि अब जो तौहीन का सिलसिला है वो एज एन इंडिविजुअल नहीं हो रहा, बल्कि स्टेट बैक्ड स्पॉन्सर्ड हो रहा है, और इसका जवाब रियासती सतह पर ही देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि कम अज कम तमाम मुस्लिम दुनिया को मिलकर OIC को भी इस पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इसमें किरदार है, पाकिस्तान को इस पर बात करनी चाहिए। OIC का किरदार कैसा लगता है, क्योंकि आपने OIC का जिक्र किया, हमने कोई खास मामला देखा नहीं OIC का, इस पर कोई इजलास बुलाया? देखिए जब उम्मत मुस्लिमा में मुआशी गिरावट हो, अखलाकी गिरावट हो, हम दीन से खुद अमलन बहुत दूर हो चुके हों, तो फिर ये बात बनती है कि OIC का इस पर अमली इक़दाम क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पूरी मुस्लिम दुनिया में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, पूरी मुस्लिम दुनिया के लोगों के दिल इस वक्त शदीद मजरूह हैं, लेकिन जो एक आम आदमी के करने का काम है वो एक मैसेज की सूरत में मैं देना चाहूँगा कि मैं, आप और पूरी पाकिस्तानी कौम, या बोल न्यूज़ के तहत जो पूरी ये बात जहाँ कहीं भी दुनिया में जा रही है, आज ये अहद कर लें कि हम स्वीडन में होने वाले इस तौहीन कुरान के वाक़े के एहतजाज में, जहां हम सरापा एहतजाज हैं, हम कुरान की गर्द अपने घर में जुज़दान पर जमी हुई उसको झाड़ेंगे, हम बावजू होकर कुरान की रोजाना तिलावत करेंगे, इसका तर्जमा सीखने की कोशिश करेंगे और इसको समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बात की मुफ्ती उमर साहब, क्योंकि अगर हम खुद नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने दीन और अपने कुरान का अदब हम खुद नहीं कर रहे, अच्छी बात है कि पहले हम उस कुरान को जिसको हमने ऊपर सजा के रख दिया है उसको हमने सीने से नहीं लगाएंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, तो तभी तो हम इसको रोक सकते हैं। ये बहुत आपने प्यारी बात की, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती उमैर साहब, मज़हबी स्कॉलर जो गुफ्तगू कर रहे थे। डेफिनेटली सबके दिल रंज में हैं, गमज़दा हैं, और ज़ाहिर जो स्टेट लेवल है उस पर इसका जो है वो एक एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन हमें भी अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। इसी पैगाम के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।